ओम नमस्ते जी। आइए आज नई कक्षा पे बात करते हैं। आज का विषय रहेगा सामाजिक ढांचा। सामाजिक ढांचा उसे कहा जाता है जो सभ्य समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि सभ्य समाज का मुख्य रूप से ढांचा जो है सामाजिक वह कार्य करता है, जिसमें विद्या सभा, धर्म सभा, न्याय सभा और सामाजिक सभाएं होती हैं। यदि कोई मनुष्य सभ्य समाज की ओर जाना चाहता है, तो मूलतः उसे सामाजिक ढांचा तैयार करना चाहिए, जिससे वह समाज का निर्माण कर सके। यदि वह असामाजिक है, अर्थात वह नहीं चाहता कि हम सभ्य बने, वह असभ्य रहना चाहते हैं, तो मूलतः वह किसी भी प्रकार से जी सकते हैं। किंतु यदि वह चाहते हैं, उनका लक्ष्य है कि हम अच्छे सभ्य समाज की गिनती में आए, तो मूलतः उन्हें सामाजिक ढांचा तैयार करना होता है, जिसे नीति, नियम और कायदे कहा जाता है। उसके भीतर ही हम कोई कार्य कर पाते हैं। आज संसार में जितनी भी सभाएँ लगती हैं, उनमें मुख्यतः 4 सभाएँ ये जो महत्वपूर्ण होती है, ये नष्ट हो चुकी है। जैसे सामाजिक सभाएँ समाप्त हो चुकी है, विद्यालय सभाएँ समाप्त हो चुकी है, न्याय सभाएँ समाप्त हो चुकी है। उसी प्रकार सामाजिक सभाएँ भी न समाप्त हो चुकी है, जिसके कारण हम देखते हैं आज मनुष्य जाति में 800 करोड़ के लोग हैं, वह असभ्य रूप से दिखाई देते हैं। वह लोगों से घृणा करते हैं, एक-दूसरे को नीचा दिखाते हैं, एक-दूसरे को अपमानित करते हैं, एक-दूसरे से कहते हैं ईर्ष्या-द्वेष रखते हैं। वह एक-दूसरे को नष्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं। वह एक-दूसरे का पतन करके आगे बढ़ना चाहते हैं। वह एक-दूसरे को नीच, ऊँच के नाम से देखते हैं, काला, गोरा के नाम से देखते हैं। ये अलग-अलग रूप में जो भी आप समझते हैं, आस्था के रूप में, अनास्था के रूप में, मान्यता के रूप में, अमान्यता के रूप में, आस्तिकता के रूप में, नास्तिकता के रूप में, धार्मिकता के रूप में, अधार्मिकता के रूप में। अलग-अलग प्रकार हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमें समझना चाहिए कि सामाजिक ढाँचा समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। आइए उसे समझने का प्रयास करते हैं कि सामाजिक ढाँचा किसे कहते हैं। पहला होता है विद्या सभा, दूसरा होता है समाज सभा, तीसरा होता है न्याय सभा और चौथा होता है धर्म सभा। अब मुख्य रूप से हम उन चारों शब्दों को समझने का प्रयत्न करते हैं। ये खड़ा किस चीज़ पे होता है? नीति, नियम, कायदे, आचरण। मुख्य रूप से हम समझते हैं कि वह नीति, नियम, कायदे और आचरण पे खड़ा होता है। मूलतः यदि हम चाहते हैं हम सभ्य समाज का निर्माण करना, तो हमें सामाजिक ढांचा तैयार करना होता है, जिसमें नीति, नियम, कायदे और आचरण होता है। यदि कोई मनुष्य अनपढ़ है, अशिक्षित है, उसे क, ख, ग का ज्ञान भी नहीं है, लेकिन वह संसार के नीति, नियम, कायदे और आचरण को जानता है, तो वह सामाजिक ढांचे का भाग हो सकता है, अर्थात वह सभ्य मनुष्य हो सकता है। सभ्य मनुष्य ही सामाजिक ढांचे के भीतर आता है, और ये समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सामाजिक ढांचा क्यों आवश्यक है। क्योंकि इसके लिए आपको मूलतः एक बात समझनी चाहिए कि सामाजिक ढांचे का निर्माण किया जाता है सभ्य समाज के लिए। यदि हम सभ्य समाज को सामाजिक ढांचे से निकाल दें, तो वह कभी भी असभ्य हो सकता है। तो हमें मूलतः समझना चाहिए कि सामाजिक ढांचे का महत्वपूर्ण भाग होता है, इसलिए हमें सामाजिक ढांचे पे बात करनी चाहिए, और मुख्य रूप से नीति, नियम, कायदे पे बात करनी चाहिए कि क्या होने चाहिए। आज जैसे कि हम देखते हैं कि संसार में कोई नीति, कोई नियम और कोई कायदे काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शत्रु हो चुका है, चाहे वह आस्था के नाम पे हो, चाहे वह धर्म के नाम पे हो, चाहे वह न्याय के नाम पे हो, चाहे वह विद्या के नाम पे हो।
मूलतः हम देखते हैं कि ये 4 ही दोष दिखाई देते हैं, 5वां कोई दोष दिखाई नहीं देता। इसका क्या कारण है कि हम मनुष्यों ने मिलके सामाजिक ढांचे को नष्ट कर दिया। सामाजिक ढांचा एक महत्वपूर्ण भाग होता है मनुष्य समाज के लिए, अर्थात जो मनुष्य सुख में रहना चाहता है, अर्थात सुखी रहना चाहता है, उसके लिए मूलतः सामाजिक ढांचा एक महत्वपूर्ण भाग है। पहली बात करते हैं हम विद्या सभा की। विद्या सभा का अर्थ ये होता है कि मनुष्य को पढ़ने का अधिकार होता है, अर्थात चाहे वह बच्चा मजदूर का हो, चाहे बच्चा पुलिस वाले का हो, चाहे बच्चा वकील का हो, या किसी का भी बच्चा हो, यानी कि वह मनुष्य मात्र को जो पढ़ने का अधिकार देती है उसे कहते हैं विद्या सभाएं। अब मनुष्य में पुलिस वाले भी आ जाते हैं, आप पुलिस वाले भी आ जाते हैं, ये विषय बात का है। सर्वप्रथम मनुष्य पे आते हैं। मनुष्य मात्र को जो पढ़ने का अधिकार देती है उसे कहते हैं विद्या सभा, अर्थात संसार में प्रत्येक प्राणी को पढ़ने का अधिकार है, चाहे उसे बुद्धि में बात बैठे या ना बैठे, उसे समझ आए या ना आए। उसका कर्तव्य है कि हर प्रत्येक बच्चे को स्कूल में भेजना। इसे नीति नियम कायदे के अनुकूल माना जाता है, इसको कहते हैं विद्या। अब दूसरा आता है समाज। समाज का मुख्य अंग होता है मनुष्य की इकाइयाँ, अर्थात एक एक मनुष्य को जोड़ के एक समाज बनता है, जिसे हम मनुष्य समाज कहते हैं। उस मनुष्य समाज का व्यवहार डिपेंड करता है कि वे कैसा है, अर्थात समाज एक संगठन के रूप में कार्य करता है और हर व्यक्ति संगठन की एक इकाई होता है। इसका अर्थ ये होता है प्रत्येक मनुष्य मिलकर समाज बनता है और समाज का मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक मनुष्य को सुखी रखना, चाहे वह विद्या के द्वारा हो, समाज के द्वारा हो, न्याय के द्वारा हो या धर्म के द्वारा हो। मुख्य रूप से समाज का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य की प्रत्येक इकाई को सुख देना, धर्म देना, न्याय देना और सुखी बनाना। समाज सभाएं ये कार्य करती है कि समाज में समानताएं स्थापित करती है। तीसरा है न्याय सभा। न्याय सभा ये ध्यान करती है कि विद्या सभा में, समाज सभा में और धर्म सभा में कोई अनैतिक कार्य तो नहीं हो रहे हैं, अमान्य कार्य तो नहीं हो रहे हैं जो अन्यायपूर्ण हो, जो न्याय से नष्ट होते हो, जो नीति नियम कायदे और आचरण से नष्ट हो जाते हैं, जो बुद्धिपूर्वक नहीं है, जो विद्या का पतन करते हो, जो समाज का पतन करते हो। इन सबको न्याय सभाएं दिखती है। तो इन सबको न्याय सभा दिखती है। उसी प्रकार एक होती है धर्म सभा। धर्म सभा मनुष्य की एक आस्था पर निर्भर होती है। संसार में असंख्य लोग होते हैं जो आस्था को ईश्वर के मानते हैं और असंख्य लोग होते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। ईश्वर को मानना और ना मानना ये मुख्य रूप से अलग विषय होता है। धर्म होता है सदाचार के लिए, अर्थात मनुष्य को जो कर्म दिए गए हैं, कर्तव्य दिए गए हैं, पालन करने के लिए दिया गया है, जिससे सामाजिक ढांचा तैयार होता है, उसे कहते हैं धर्म सभाएं। उनका मुख्य कार्य यही होता है देखने का कि हम जो समाज में कर्तव्य दे रहे हैं, क्या मनुष्य उससे भटक तो नहीं रहा है। जब हम इस सामाजिक ढांचे को तैयार कर देते हैं तो हमें मुख्य रूप से समझना चाहिए कि ये कार्य कैसे करता है। सभाएं तो बन जाती हैं, लेकिन सभासद सभा को चला नहीं पाते। वह किसी न किसी कारण से मजबूर हो जाते हैं या किसी कारण से छोड़ देते हैं। आइए इसको समझने का प्रयत्न करते हैं सभाएं चलती कैसे है। प्रत्येक सभा के अंदर 20 व्यक्ति होते हैं, जो 5 होते हैं विद्या सभा के, 5 होते हैं समाज सभा के, 5 होते हैं न्याय सभा के और 5 होते हैं धर्म सभा के। टोटल हो जाते हैं 20। ऐसे ही 20 यहाँ होते हैं और ऐसे ही 20 यहाँ होते हैं और ऐसे ही 20 यहाँ होते हैं। मुख्य रूप से सभासदों में प्रत्येक जिले में, प्रत्येक गांव में या प्रत्येक शहर में या प्रत्येक राज्य में या प्रत्येक देशों में सभाओं के रूप में 20-20 लोगों को चिन्हित करना चाहिए, जो चारों स्वभावों में से निकाले जाए। अर्थात देखा जाए तो 20 लोग इसमें हो, 20 इसमें हो, धर्म सभा में, 20 समाज सभा में। जब यह सारे लोग एक दूसरे के कर्तव्य को समझेंगे तो यही सामाजिक ढांचे का निर्माण कर सकेंगे। स्वतंत्र किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, ना ही
समाज सभा को, ना ही विद्या सभा को, ना ही न्याय सभा को, ना ही धर्म सभा को। यदि कोई भी स्वतंत्र रूप से कार्य करती है तो निश्चित मानिएगा वह मूलतः अन्याय ही करेगी, न्याय नहीं कर पाएगी। क्योंकि जब तक उनको पता ही नहीं होगा कि हमारे ऊपर भी कोई लोग बैठे हैं जो दृष्टि रख रहे हैं, तो वह जब तक सामाजिक ढांचा तैयार नहीं कर पाएगी। इस सामाजिक ढांचे को मूलतः बिगाड़ने का कार्य कौन करता है, आइए आज इसको समझने का प्रयास करते हैं। जब ये 20 लोग विद्या सभा के हो, ये समाज सभा के 20 लोग हो, धर्म सभा के 20 लोग हो और न्याय सभा के 20 लोग हो, इनके अंदर जब अलग अलग सभा के लोग ना उछेड़े जाए, अर्थात स्वतंत्र रूप से जो धर्म सभा है उसके अंदर 20 लोग लिए जाए और वह धर्म के ही मानने वाले हो, ना ही वो समाज को जानते हो, ना ही विधान को जानते हो, ना ही न्याय को जानते हो, तो एक ही सभा के लोगों को यदि आपने एक ही सभा में डाल दिया तो मूलतः वह समाज का भ्रष्ट कर देगा। आज जैसे कि हम देखते हैं भारत में मुख्यतः इसी सब तरीके का नियम चल रहा है कि विद्या सभा के अंदर विद्या के 20 लोग हैं, न्याय सभा के अंदर न्याय के 20 लोग हैं, धर्म सभा के अंदर धर्म के 20 लोग हैं और समाज सभा के अंदर समाज के 20 लोग हैं, जिसके कारण भारत का सामाजिक ढांचा नष्ट हो चुका है पूरा। भारत में लगभग लगभग हर दिन बलात्कार अपराध ऐसे ऐसे होते हैं जिसकी आप कामना भी नहीं कर सकते, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अपराध इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि ये न्याय सभा, विद्या सभा, समाज सभा और धर्म सभा मिलकर कार्य नहीं कर रही है। यह मूलतः अलग अलग प्रकार से कार्य कर रहे हैं। जब मनुष्य अलग अलग प्रकार से स्वतंत्र होकर कार्य करता है तो वह सामाजिक ढांचा नष्ट कर देता है। जैसे कि आपको समझ आता है कि समाज का ढांचा मूलतः क्या होता है। सामाजिक ढांचे का मुख्य उद्देश्य है सभ्यता। सभ्यता यानी कि मनुष्य को सभ्य बनाना और एक संस्कृति से जोड़ना। मूलतः संस्कृति से जोड़ना। जब हम देखते हैं कि लोगों ने सामाजिक ढांचा नष्ट कर दिया और अब वह सामाजिक ढांचे को महत्वपूर्ण मान रहे हैं, तो मुझे लगता है अब वह समाज के साथ छल कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा सामाजिक ढांचा, जब आप सामाजिक ढांचे को नष्ट कर देते हैं, तो जो 4 सभाएं हैं, विद्या सभा, समाज सभा, न्याय सभा, धर्म सभा, जब आप इन चारों के द्वारा सामाजिक ढांचे को नष्ट कर देते हैं तो मुख्यतः क्या होता है, इन चारों के ऊपर कब्जा हो जाता है। इन चारों पे जब कब्जा हो जाता है तो ये 4 फिर दोबारा मिलकर सामाजिक ढांचे का निर्माण नहीं कर सकते। सामाजिक ढांचे का निर्माण यदि हो सकता है तो वह इन चारों के साथ कार्य करने से होता है। पूर्णतः स्वतंत्रता से कोई कार्य करना चाहता है तो ये कार्य संभव नहीं है। अब यदि आप ये सोचो कि विद्या सभाएं के अंदर जो लोग बैठे हैं वह समाज का सुधार कर दे, तो यह संभव नहीं होता। आप सोचो कि समाज में लोग बैठे हैं ये लोगों का सुधार कर दे, तो ये भी संभव नहीं है। यदि आप सोचो कि न्याय में लोग बैठे हैं वैसे लोगों को सुधार कर दे, तो भी संभव नहीं है। यदि आप ये सोचो कि धर्म सभा वाले लोगों का सुधार कर दे, तो ये भी संभव नहीं है। इन सबका सुधार केवल एक ही प्रकार से किया जाता है, उसे कहते हैं सत्ता। यदि सत्ता चाहे तो वह विद्या सभा, समाज सभा, न्याय सभा और धर्म सभा में जो लोग बैठे हुए हैं, या वो नई सभाओं का निर्माण करके जो पुराने लोग बैठे हुए हैं, या तो उसका, यदि पुरानी सभाएं चल रही है तो, यदि पुरानी सभाएं नहीं चल रही है और यदि उन्होंने नई सभाएं बनाई है तो यहाँ पर वो नए लोगों को चयन करें, नए प्रकार से वह विद्या सभा बनाए, नए प्रकार से समाज सभा बनाए, नए प्रकार से न्याय सभा बनाए और नए प्रकार से धर्म सभा बनाए।
जब मूलतः ही सत्ता के अंदर पूरी अधिकार है कि वह इन चारों को व्यवस्थित रूप से चलाए। यदि पुराना सामाजिक ढांचा नष्ट हो गया है तो इसके पास सत्ता में अधिकार है ये नए ढांचे का निर्माण कर दे। लेकिन नए ढांचे का निर्माण मूलतः तभी होगा जब पुराना ढांचा नष्ट किया जाएगा। ठीक है, जब ये पूरा सामाजिक ढांचा नष्ट किया जाएगा तब जाके आप ये नए समाज का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप पुराने ढांचे को नष्ट करने जाते हैं तो क्या होता है, विद्या सभा में बैठे हुए लोग ये कहते हैं समाज में फैली हुई बुराइयों में कि तुम्हारे से विद्याएं छीनी जा रही है। दूसरा कहता है समाज को नष्ट किया जा रहा है, तीसरा कहता है न्याय को नष्ट किया जा रहा है और चौथा कहता है धर्म को नष्ट किया जा रहा है। जिसके कारण सत्ता में बैठे हुए लोग इनको सुधार नहीं कर पाते और ना ही नई सभा का निर्माण कर पाते। नई सभा का निर्माण करने का अर्थ ये है पुरानी सभाओं को नष्ट कर देना। जब आप नई सभाओं का निर्माण करते हैं तो ये सारे लोग बैठे हुए इधर नहीं आने चाहिए, अर्थात सत्ता परिवर्तन होने के बाद में सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं ये जिन्होंने समाज को नष्ट किया है वह मूलतः इसका भाग नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं आज राजनीति चल रही है भारत की राजनीति में मूलतः जो लोग बैठे हैं चाहे वह कोई सी भी पार्टी के हो, हम देखते हैं कि वह किसी न किसी कारण से एक पार्टी से जुड़े हुए थे जिसके कारण वह पार्टी नष्ट हो गई थी, जिसके कारण समाज भ्रष्ट हो गया था। लेकिन जब हमने उसे नई राजनीति का नाम दिया, पुरानी पार्टी नई पार्टी, जब हमने पुरानी पार्टी को नष्ट किया तो हमने यहाँ के लोगों को इस पार्टी में बुला लिया। मूलतः पार्टी नष्ट हुई है लेकिन पार्टी के जो कार्यकर्ता है वह आज भी उन्हीं पार्टियों में कार्य कर रहे हैं जो नई पार्टी है। जो पुराने कार्यकर्ता थे वह अब नई पार्टी में आ गए हैं लेकिन कार्यकर्ता वही है मूलतः जो पुराने पार्टी में थे। जबकि हमें पुराने पार्टी के कार्यकर्ताओं को नष्ट करना था तभी जाके हम नए कार्यकर्ताओं का निर्माण करते, लेकिन हमने ये नहीं किया। इसे कहते हैं हमने एक कुएं का पानी निकाल के दूसरे कुएं में डाल दिया ताकि दोनों कुएं गंदे हो जाए। लेकिन मूलतः हमने इसी प्रकार से कार्य किया है। आज हम देखते हैं कि मनुष्य जाति में जो सभ्य समाज है वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। उसका कारण क्या समझ में आ रहा है, आप समझने की कोशिश कीजिए। आज मनुष्य जिस व्यापार से जुड़ा हुआ है वह सदाचार, नीति नियम कायदे और इन सबसे परे है। क्योंकि नीति नियम कायदे और आचरण यह मुख्यतः सभ्य समाज का भाग है। सभ्य समाज का मुख्य उद्देश्य होता है न्याय, सत्य, मानवता को धारण करना। जब हम देखते हैं कि आज ना ही न्याय है, ना ही सत्य है और ना ही मानवता है, फिर ये जो ढांचा तैयार किया गया है समाज का वो क्या है, क्यों तैयार किया जा रहा है ढांचा। जैसे मान लीजिए आज सरकारी तौर पर वेश्यालय चलते हैं, ठेके चलते हैं शराब के, बड़े बड़े हुक्का बार वगैरह चलते हैं जो नशीले पदार्थ का सेवन कराते हैं, उन्हें भी आप ठेके ही मान सकते हैं शराब के। बड़े बड़े न्यायालय चलते हैं जहाँ पे न्याय नहीं निपटारा किया जाता है, कसाई खाने चलते हैं, वेश्यालय, ठेके और कसाई खाने। मूलतः तो आप यही देख सकते हैं, बाकी बाद में हम बात करेंगे। वेश्यालय, ठेके और कसाई खाने, कसाई खाने, ठेके और वेश्यालय सभ्य समाज का भाग नहीं होता कभी भी। क्योंकि मूलतः वेश्यालय की जो स्त्रियां होती है वह किसी न किसी प्रकार से उन्हीं समाज का हिस्सा होती है जो मनुष्य जाति होती है। मनुष्य समाज की जो स्त्रियां है वह ही
वेश्याएँ बनती है, उन्हीं के द्वारा वेश्यालय चलाया जाता है, जो कि हमारी बहनें, स्त्रियाँ, पुरुष स्त्रियाँ जो भी होती हैं, वह सब मनुष्य जाति में होने के कारण आपकी बहनें बंधु होती है। दूसरा होता है शराब के ठेके। ठेके जो हमें शराब मिलती है, नशा मिलता है, अफ़ीम, चरस, गांजा वगैरह, चाहे वह सरकारी रूप से मिले, चाहे गैर सरकारी रूप से मिले, वह मूलतः आचरण के विरुद्ध होता है, वह असभ्य समाज के लिए होता है। उसको गैर कानूनी ही कहना चाहिए, चाहे वह सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो। मूलतः वह धर्म के विरुद्ध है, समाज के विरुद्ध है, न्याय के विरुद्ध है और मानवता के विरुद्ध होने से अमानवीय होता है। इसका मतलब जो ठेके होते हैं, वह अमानवीय व्यवहार होते हैं, जिससे समाज नष्ट हो जाता है। तीसरा आता है कसाईखाना। कसाईखाने में जो पशुओं की निर्मम हत्या की जाती है, उससे मनुष्य के भीतर बैठी हुई मानवता समाप्त हो जाती है। आज हम देखते हैं कि भारत में लगभग हर आदमी अमानवीय हो चुका है। उसका अमानवीय होने का कारण यही है कि उसकी जो आचार संहिता है और जो उसका खान-पीन है, भोजन की प्रवृत्ति है, वह सारी बदल चुकी है। वह एक कसाई के रूप में हो चुकी है, जो केवल लोगों को पीड़ा, पशु-पक्षियों को पीड़ा देके प्राप्त की जा रही है। तो मूलतः हमें ये समझ आता है संसार में जब सामाजिक ढाँचा का नष्ट होता है, तो उसके पीछे 4 सभाएँ कार्य करती हैं। धर्म सभा, सामाजिक सभा, न्याय सभा और विद्या सभा। ये सभाएँ यदि मिलके कार्य नहीं करेगी, तो ये सामाजिक ढाँचा आपका ऐसा ही रहेगा। इस सामाजिक ढाँचे का नुकसान क्या होता है, आइए बात करते हैं। सभ्य, असभ्य। असभ्य और सभ्य में मुख्यतः अंतर यही होता है, असभ्य समाज अन्यायकारी होता है। वह आपके साथ अन्याय करेगा, आपकी संतान के साथ अन्याय करेगा, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य के साथ अन्याय करेगा। असत्यवादी, वह आपसे छल कपट करेगा, सच कभी नहीं बोलेगा। अमानवीय व्यवहार, वह आपके साथ मानवता का व्यवहार नहीं रखेगा। ठीक है? तो उसी प्रकार ये होते हैं, ये न्यायकारी होते हैं, सत्यवादी होते हैं, मानवतावादी होते हैं। तो मूलतः सभ्य समाज और असभ्य समाज में ये अंतर होता है। आज हम भारत की स्थिति देखें तो वह असभ्य समाज में मानी जाती है, क्योंकि लगभग हर मनुष्य आज दूषित हो चुका है, क्योंकि वह तीनों स्वभाव से कटा हुआ है, चारों स्वभाव से। और उन स्वभाव के कटने का कारण मूलतः है सत्ता, क्योंकि सत्ताओं ने इसको ध्यान नहीं दिया कि मूलतः सामाजिक ढांचा कौन तैयार करता है। यदि आप देखते हैं कि विद्या सभा, समाज सभा, न्याय सभा, धर्म सभा, यदि आप विद्या सभा में ध्यान नहीं देंगे, तो विद्या सभा में बैठे हुए लोग समाज में अविद्या फैलाएंगे, जिससे समाज नष्ट हो जाता है। समाज में बैठे लोग जो सामाजिक सभा चला रहे हैं, यदि इन पे ध्यान नहीं दिया जाए तो वह असामाजिक तत्वों को फैलाएंगे, जिससे कि समाज नष्ट हो जाए। तीसरा होता है न्याय। न्याय सभा में बैठे हुए लोग यदि न्याय नहीं करेंगे, तो अन्याय फैलाने से समाज नष्ट हो जाता है। ऐसी है चौथा धर्म सभा। यदि मनुष्य कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, अकर्तव्यहीन होगा और धर्म सभाओं में बैठा रहेगा, तो वह मूलतः धर्म के नाम पे केवल अधर्म को फैलाएगा। जब अविद्या, असामाजिक तत्व, अन्याय, अधर्म फैलता है, तो मूलतः समाज का ढांचा नष्ट हो जाता है। और यह ढांचा भारत का नष्ट हो चुका है लगभग 1000, 2000, 2-3-2000 साल पहले ही। इसलिए जो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, विश्व गुरु कहा जाता था, विश्व गुरु कहा जाता था, सोने की चिड़िया का कहा जाता था, आज वही देश, उन देश के लोग कूड़े बिनने में और जीविका चलाने में बड़े कष्टदायी पीड़ा से गुजर रहे हैं। आप यदि रोड पे जाके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि लोग एक-एक रुपए के लिए भीख माँग रहे हैं
जो रोडों पे बैठे हैं, जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है। और मूलतः इस बीमारी को समझने के लिए आपको ये चारों स्वभाव को समझना पड़ेगा। क्या होता है, यदि आप किसी समाज में भीख देने की प्रक्रिया को चलाते हैं तो क्या होता है, आप भिखारियों का निर्माण करते हैं। अर्थात यदि आप किसी भी स्थान पे भीख देते हैं तो वह मनुष्य अगले दिन उसी स्थान पर आके बैठ जाएगा और आपसे भीख मांगेगा। तो मूलतः जो ये भीख की परंपरा है, ये एक सभ्य समाज को नष्ट कर देती है। भीख और दान मुख्यतः दोनों भिन्न भिन्न शब्द होते हैं। दान समाज के कल्याण के लिए किया जाता है और भीख एक व्यक्ति विशेष के लिए दी जाती है। इसलिए हमें व्यक्ति विशेष को भीख न देकर समाज कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, जिसको दान के रूप में समझना चाहिए। आज हम जो जिस ढांचे में जी रहे हैं वह सामाजिक ढांचा नहीं है, वह असामाजिक ढांचा है, जो ढांचा हम नष्ट कर चुके हैं अपने हाथों से। उस ढांचे को नष्ट करने में मुख्य भूमिका किसकी है, आप ये समझ सकते हैं। पहला, विद्या का ढांचा नष्ट किया विद्वानों ने। न्याय का ढांचा नष्ट किया न्यायाधीशों ने। समाज का ढांचा नष्ट किया, समाज के जो लीडर होते हैं ना, छोटे छोटे जो अलग अलग संगठन बना लेते हैं, समाज के नाम पे कार्य करते हैं लेकिन सामाजिक कार्य नहीं करते, जो आपस में लोगों को भड़काते हैं एक दूसरे के समाज के नाम पे, उसे कहते हैं असामाजिक लोगों ने। जो एक दूसरे को समाज के नाम पे, जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे भड़काते हैं, उन लोगों ने समाज का ढांचा नष्ट किया। और धर्म का ढांचा, धर्म का ढांचा नष्ट किया है जो धर्म में बैठे हुए लोग अधर्मी हैं। मूलतः इनका रंग रूप पेशा कुछ भी हो सकती है। इन चारों को मुख्य रूप से समझने के लिए आपके पास या तो विद्या होनी चाहिए या फिर इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप ये चीज़ समझ सके कि विद्या को नष्ट करने वाले विद्वान थे, न्याय को नष्ट करने वाले न्यायाधीश थे, समाज को नष्ट करने वाले असामाजिक लोग थे और धर्म को नष्ट करने वाले अधर्मी लोग थे। मूलतः इनके द्वारा ही ये समाज का ढांचा नष्ट किया गया है, क्योंकि जो लोग सभाओं में बैठे होते हैं वह ही सभा नष्ट करने के जिम्मेदारी होते हैं। जो लोग सभाओं के भाग नहीं है वह सभाओं को नष्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में पुलिस का प्रशासन है, मेरे हाथ में न्याय की सभा है, मेरे हाथ में धर्म की सभा है। यदि मैं ना चाहूँ तो इस धर्म की सभा को कौन नष्ट कर सकता है, विद्या की सभा को कौन नष्ट कर सकता है, समाज की सभा को कौन नष्ट कर सकता है, मानवता की सभा को कौन नष्ट कर सकता है। मूलतः तो दोषी यही लोग हैं जो इन्होंने ये नष्ट किया है। चाहे ये लोग इसमें कुतर्क करें, तर्क करें, कुछ भी करें, लेकिन मूलतः बात यही है कि इन्होंने नष्ट किया है। और इनके ऊपर जो बैठा होता है राजा, राजा को आप छोटा बदमाश नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि राजा ही बड़ा खिलाड़ी होता है और राजा ही बड़ा सम्मानित होता है। अब आप कहेंगे कि राजा कौन, यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात जैसा राजा होता है वैसी ही उसकी प्रजा होती है। यदि हम देखते हैं कि मनुष्य जाति में कि जैसा राजा होगा वैसी ही उसकी प्रजा होगी। यदि राजा छल्ली, कपटी, दुष्ट, अन्यायकारी, अमानवीय, असामाजिक होगा तो वैसे ही उसकी प्रजा होगी। लेकिन यदि राजा विद्वान है, राजा धार्मिक है, राजा सदाचारी है, राजा सत्यवादी है, राजा न्यायकारी है, तो उसकी प्रजा को भी उसी प्रकार से बनना पड़ेगा, क्योंकि प्रजा राजा का दर्पण भी होती है। जब राजा ही प्रजा से भिन्न हो जाए, छूट जाए, अलग हो जाए, तो फिर वह कैसे न्याय कर सकता है। लेकिन राजा के अधीन सभाएं होती है, वह सभाओं के द्वारा समाज को नियंत्रण करता है। तो मूलतः आपको ये समझ आया क्या होगा कि सामाजिक ढांचा कितना अहम होता है। और मुख्य भूमिका सामाजिक ढांचे को 4 प्रकार से चलाया जाता है। पहला होता है विद्या सभा, दूसरा होता है समाज सभा, तीसरा होता है न्याय सभा और चौथा होता है धर्म सभा। जब आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आपको समझ आता है मूलतः कि राजा प्रजा का क्या संबंध है।
राजा प्रजा का संबंध तभी आएगा जब वह सभाओं के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि राजा प्रजाओं के जाके पास में हर एक छोटे छोटे कार्य नहीं पूछ सकता, और ना ही छोटे छोटे कार्यों के लिए प्रजा राजा के पास जा सकती है। उन सबके लिए सभाएं की जाती है। इन सभाओं की मुख्य भूमिका होती है जो सभ्य समाज का निर्माण करती है, और यदि वह हट जाए तो वह असभ्य हो जाती है। तो भारत की जो इस समय वर्तमान की स्थिति है वह असभ्य है। एक आदमी दूसरे आदमी का कत्ल करके जीवित रहना चाहता है, एक आदमी दूसरे आदमी को मारकर जीवित रहना चाहता है, एक आदमी दूसरे आदमी को दुखी देखकर जीवित रहना चाहता है, एक आदमी दूसरे आदमी को नष्ट करके जीवित रहना चाहता है, एक आदमी दूसरे आदमी के साथ छल कपट करके जीवित रहना चाहता है। मूलतः क्योंकि ये सामाजिक ढांचा हमने नष्ट कर दिया है, और सामाजिक ढांचे का निर्माण तभी होता है जब इसके लिए समाज को ये बात पता चले कि हमारा सामाजिक ढांचा है क्या। आज लगभग हर व्यक्ति न्याय के लिए बावला है, स्वास्थ्य के लिए पागल है, विद्या के लिए पागल है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि इन सबकी व्यवस्था कैसे की जाए। धर्म वाले धर्म के नाम पे लूट रहे हैं, विद्या वाले विद्या के नाम पे लूट रहे हैं, समाज वाले समाज के नाम पे लूट रहे हैं, न्याय वाले न्याय के नाम पर लूट रहे हैं। लेकिन ना ही धर्म मिल रहा है, ना ही विद्या मिल रही है, ना ही समाज मिल रहा है, ना ही न्याय मिल रहा है। मूलतः लूट तो सभी रहे हैं, लेकिन मिल उन्हें कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि मनुष्य इन सारी चीजों से कट गया। ना तो उसके पास धर्म बचा, ना न्याय, ना समाज, ना विद्या, ना ये कुछ भी उसके पास तो नहीं है। यदि आप किसी व्यक्ति से कहते हैं कि सच बोलना, तो वह आपको मूलतः कह देगा कि मैं सच बोल सकता हूँ, लेकिन वह सच बोलने के लायक तभी तो हो जब वो दूसरा व्यक्ति भी सच सुनना चाहता हो। छल कपट तो इनके मनुष्य का जीवन का लक्ष्य बन गया है। जो असामाजिक था उनको हमने धर्म मान लिया है, जो अविद्या थी उसको हमने विद्या मान लिया है, जो अन्याय था उसको हमने न्याय मान लिया है, और हम नष्ट हो चुके हैं। मूलतः यही कहा जा सकता है कि भारत का या मनुष्य जाति का जो ढांचा है नष्ट है। अब ढांचा नष्ट हो चुका है, और यदि ढांचा बनाना है तो आपको एक राजा का निर्माण करना पड़ेगा। जो राजाएं सभासदों का निर्माण करे, उस सभासदों के अंदर ही सारे कार्य होंगे। ये जो आज भारत में हम अलग अलग प्रकार के न्याय देख रहे हैं, ये न्याय नहीं है, निपटारा है। मनुष्य केवल एक ही जाति होती है, उसकी दूसरी कोई जाति नहीं होती है। वह केवल एक ही रूप में कार्य करते हैं, संगठन के रूप में। यदि आप एक दूसरे को उनकी जाति के नाम पे, उनकी आस्था के नाम पे, उनके व्यवहार के नाम पे देखते हैं, तो मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। मनुष्य को देखना चाहिए स्वभाव के रूप में, न्याय के रूप में, सत्य के रूप में, मानवता के रूप में। जब आप किसी का परीक्षण करते हैं सत्य, न्याय, मानवता के रूप में, तो आपके सामने सारी उसकी विद्याएं अविद्याएं खुलकर सामने आ जाती है। मूलतः आपको यही समझना चाहिए कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वह मानवीय गुण होता है, जो सत्य, न्याय, आचरण पर चलता है। मानवीय गुण को इस पे देखना चाहिए, और तभी मनुष्य का लाभ हो सकता है। आज का विषय हम यही समाप्त करते हैं। मुझे लगता है मैं आपको समझाने में उचित रहा होऊंगा कि सामाजिक ढांचा महत्वपूर्ण समाज के लिए कितना अभिन्न अंग है। यदि हम सभ्य समाज का निर्माण करना चाहते हैं, यदि वह असभ्य समाज है जैसे आज चल रहा है, यदि आप चाहते हो कि ऐसे ही चलता रहे, तो चलने दीजिए, उससे किसी को कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो समाज में फिर रोना धोना हो रहा है कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है, हमारी को सुख शांति नहीं मिल रही है, हमें किसी भी प्रकार से पीड़ित किया जा रहा है, शोषित किया जा रहा है, तो मूलतः कारण यही है कि हमने अपना सामाजिक ढांचा नष्ट कर दिया है। यदि आप चाहते हो कि ये सब कुछ सही हो जाए, तो हमें सभासदों का निर्माण करना चाहिए और सभ्य समाज का निर्माण करना चाहिए। मूलतः मेरा विषय आज यही था, सामाजिक ढांचा, जो आज समाप्त करते हैं। कल से नए विषय में बात करेंगे। ओम नमस्ते जी। यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि पुराने हैं तो बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। नमस्ते।